गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पीटी गुरुकुल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स के ऊपर इस लेक्चर के अंदर हमें कुछ करनी है बातें। सो वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा दैट इज अबाउट अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन। सेकेंड टॉपिक उसके बाद आएगा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जो अभी रिसेंटली वहां पे लॉन्च हुई है, नॉट इन इंडिया, चाइना के अंदर। The third one that is about Talisman Sabre 2025। उसके बाद कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करनी है एंड द लास्ट इज अबाउट लोकसभा डिजिटल अटेंडेंस। तो वन बाय वन देखते हैं अलग अलग पॉइंट्स। चलिए सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट एंड दैट इज ऑल अबाउट अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन। पहले तो देखते हैं कि किसके रिगार्डिंग है ये वाला टॉपिक। देखिए रिसेंटली अलग अलग सोशल मीडिया के रिगार्डिंग केसेस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वहां पे की है बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंसर्न्स वहां पे उठाए हैं रिगार्डिंग अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन, और ऐसा वहां पे अर्ज किया है सिटीजन्स को कि थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेन वहां पे रखे, और एक वार्निंग दी है कि जो भी स्टेट रेगुलेशन इसके ऊपर वहां पे ध्यान रख रहे हैं दे हैव माइट बिकम इनएविटेबल। तो वहां पे स्टेट के रेगुलेशन की अब वहां पे सख्त जरूरत आ चुकी है, क्योंकि बहुत ही जगह पे ये जो फ्री स्पीच ऑनलाइन है उसका वहां पे अब्यूज हो रहा है। तो पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच इट रेफर्स टू द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस विदाउट एनी सेंसरशिप, विदाउट एनी रिस्ट्रेन। आप अपने ओपिनियंस को किसी भी टाइप के सेंसर्स या किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शन के बगैर जब वहां पे उसको एक्सप्रेस करने की बात करते हैं देन इट इज नोन एज फ्री स्पीच। और चाहे वो वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, या फिर डिजिटल भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है वहां पे फ्री स्पीच। और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं? तो बोले यस, वी ऑल नो दैट राइट टू फ्रीडम, और उसी के अंदर आर्टिकल नंबर 19 उसका फर्स्ट ए वाला जोन जहां पे क्लियर लिखा हुआ है दैट यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एक तो वहां पे इसकी बात है, और इसीलिए ये वाला जो आर्टिकल है उसको हमारे डेमोक्रेसी और फ्रीडम का एक कॉर्नर स्टोन वहां पे बोला गया है। नो डाउट कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इफ देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर ऐसी कोई चीज वहां पे सामने आती है तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ऐसा क्लियरली बोल दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस आर पॉसिबल, बट यस डेफिनेटली यू आर हैविंग दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल एज एक्सप्रेशन। लेकिन वहां पे बोल दिया है कि अगर कभी कभार अगर गवर्नमेंट आपके इस फंडामेंटल राइट के ऊपर वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए, और डेफिनेटली उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, तो जुडिशियल रिव्यू वहां पे होगा। रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये जो फ्री स्पीच अब्यूज की जो बातें हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही बढ़ने लगी है, क्योंकि वी ऑल नो कि भैया सोशल मीडिया जो है वो डे बाय डे वहां पे और स्प्रेड होता जा रहा है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ दैट इज 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स आर देयर। चाहे देखा जाए तो वो एक्स के साथ है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी अलग अलग ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। और बहुत सी बार ऐसी चीज वहां पे पाई गई है कि लोगों ने इन्हीं प्लेटफॉर्म का वहां पे मिसयूज किया है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का वहां पे मिसयूज किया हुआ है। ये दिस प्लेटफॉर्म्स हैव नाउ बिकम अ टूल फॉर मिस इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच, डिफेमेशन एंड साइबर बुलिंग। इन सबके मानो कि ये सब वहां पे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ कुछ कंसर्न्स वहां पे पेश किया है। और किस तरीके से वहां पे अब्यूज किया जा रहा है या फिर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका वहां पे मिसयूज किया जाता है। तो देखिए बहुत सी जगह पे रिलीजियस पोस्ट के लिए वहां पे ऑब्जेक्शनेबल रिलीजियस पोस्ट को वहां पे अपलोड की जाती है, जहां पे जो डीटीज है, जो रिलीजियस बिलीव्स है, उनकी वहां पे इंसल्ट की जाती है। और अगर ये सारी चीज होती है तो डेफिनेटली वहां पे एफआईआर वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनल टेंशन वहां पे बढ़ते जा रहे हैं।
सेम बहुत सी ऐसी जगह पे पॉलिटिकल कार्टून्स का यूज किया जाता है ताकि किसी ना किसी पॉलिटिशियन को वहां पे डीफेम किया जाए। सो दैट इज डीफेमेटरी पॉलिटिकल कार्टून्स। बहुत से पॉलिटिशियंस का वहां पे अलग अलग कार्टून बना के उनको डीफेम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक तरीका होता है इस चीज को मिसयूज करने का। साथ में देखा जाए तो एनोनिमिटी एंड वायरलिटी ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। Many users create fake or anonymous profiles to post inflammatory or defamatory content। जो inflammatory और defamatory content को अपलोड करने के लिए वो लोग अपनी एक फेक प्रोफाइल का वहां पे यूज करते हैं ताकि गलती से वहां पे पकड़ा ना जा सके। और इसी की वजह से देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी और हमारी सोसाइटी के ऊपर कौन सी वहां पे इंपैक्ट पड़ती है। तो डेफिनेटली हेट क्राइम्स वगैरह जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पोलराइजेशन वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, जुडिशियल बर्डन देश में इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जब भी वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केसेस वगैरह बनते रहते हैं और वहीं पे जुडिशियरी जो है वो वहां पे बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। एफआईआर बढ़ती जा रही है, बेल पिटिशंस बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस वाली जो पूरी सिस्टम है उसके ऊपर वहां पे प्रेशर डे बाय डे और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। और जब भी ये सब चीजें वहां पे सामने आती है तो नेशनल यूनिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ वहां पे थ्रेट बन रहा है, क्योंकि लोग जो है वो अंदर अंदर वहां पे लड़ते झगड़ते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकालिटी, रीजनलिज्म इज देयर। सो ये सब चीजें वहां पे बढ़ती जा रही है और इन्हीं की वजह से इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो डे बाय डे वहां पे और डेटोरिएट हो रही है और डिग्रेड होती जा रही है कि भैया इस कंट्री के अंदर लोग जो है वो अंदर अंदर बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कभी कभार इसकी इंपैक्ट आपको इकोनॉमिकली भी वहां पे दिखाई दे रही है कि अगर कोई बाहर से कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो लोग ये सब चीजें उनके सामने देखते हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी एक बार सोचता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या फिर फ्यूचर में बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वो कंपनी को वहां पे लॉस तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी वहां पे बढ़ती जा रही है एंड दिस आर ऑल द कंसर्न्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और बहुत से अलग अलग केसेस वहां पे हुए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑब्जर्वेशंस को वहां पे और क्लियर किया। जैसे कि रिसेंटली वहां पे केस हुआ जिसका नाम है वजाहत खान केस एंड फाइल्ड प्ली टू क्लब एफआईआर्स फॉर ऑफेंसिव रिलीजियस पोस्ट। और कोर्ट ने वहां पे क्या किया, बोला है दैट सिटीजंस मस्ट वैल्यू द राइट्स एंड नॉट प्रोवोक रिलीजियस डिविजन्स। दूसरा वहां पे रिसेंटली जो केस आया था दैट वाज हेमंत मालविया केस। और जहां पे क्या हुआ था तो उन्होंने कुछ पोस्ट की थी किसके रिगार्डिंग, तो सैटरिकल कार्टून्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड आरएसएस वर्कर्स। तो ये वाली चीज वहां पे इन्होंने कर दी थी प्रेजेंट और उसी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बुलाया है दैट इज यूज ऑफ 19 आर्टिकल नंबर 19 मस्ट कम विथ सेल्फ रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन। अब आर्टिकल नंबर 19 का यूज करे, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका भी यूज करे, लेकिन वहां पे एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, खुद के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी डिसिप्लिन ओवर दैट, राइट। ऑन द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन ये सब आपके जो राइट्स है उसको वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें आपको वहां पे ध्यान में रखनी होती है। साथ में देखा जाए तो श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस दैट वाज इन द ईयर 2015। So it is a landmark judgment striking down the section 66A of IT Act defending digital speech while highlighting the risk of vague loss। और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो एक तो डिजिटल सिविलिटी कोड को वहां पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जहां पे डिजिटल कंडक्ट के ऊपर कुछ कंट्रोल रखने की जरूरत है। एल्गोरिथमेटिक अकाउंटेबिलिटी, सोशल मीडिया की जितनी भी कंपनी है उन्हें अपने कंटेंट को वहां पे ऑडिट करने की एक बढ़िया सी सिस्टम वहां पे लानी चाहिए जिससे हेट वायरलिटी जो है उसको वहां पे रिड्यूस किया जा सके। साथ में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस वहां पे पेश करने की जरूरत, लीगल रेमेडीज को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और मेजरली पब्लिक के अंदर डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की भी वहां पे जरूरत है। दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है ऑलरेडी शुरुआत फ्रॉम 10th of July एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च न्यू बैचेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ।
So if you have not enrolled till now, then you can contact on this number. You will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on the admission fees. You can also fill up the form which is given in the description box so that our staff member will coordinate with you. And all those aspirants who are preparing in Gujarati medium or English medium, you can download this PDF from our Telegram group channel which is also mentioned in this description box. तो वहां पे जा सकते हैं, उस चैनल के ऊपर जाए और या PDF को भी आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है, then you can contact on this number, that is the number for Ahmedabad and this one is the number for Gandhinagar. अब वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आज ही वहां पे एनरोल करवाए और इस योजना का वहां पे लाभ ले। देखा जाए तो उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन। एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रेन की वहां पे हुई है शुरुआत, और किसने की है इसकी शुरुआत, दैट इज बाय चाइना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ये पता होना चाहिए दैट रिसेंटली चाइना अनवेल्ड अ न्यू हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन, जो बीजिंग से शंघाई तक का जो 1200 किलोमीटर की जो पूरी सफर है उसको सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में वहां पे कंप्लीट कर रहा है। So they are completing the journey of 1200 kilometers in just 2.5 hours and outperforming even aeroplanes. तो एक बहुत ही बढ़िया सी हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन की वहां पे हुई है शुरुआत। व्हाट इज दिस मैग्लेव? सो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन। एक मैग्नेटिव लेविटेशन ट्रेन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मैग्लेव ट्रेन। ये एक व्हील लेस, यहां पे कोई भी पहिए है नहीं, इट इज अ व्हील लेस रेल व्हीकल दैट लेविटेटेड यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स का वहां पे यूज कर रही है और उसी की मदद से वो आगे बढ़ती जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट एलिमिनेट्स द फ्रिक्शन एज वेल एज इट एनेबल्स द हाई स्पीड एंड स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे व्हील्स ही नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस का यूज कर रही है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो रहा है, और जितना फ्रिक्शन कम उतना ही आपका ट्रांसपोर्ट और ज्यादा क्विक होता गया है। और यहाँ पे अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसको किसने वहां पे डेवलप किया है, तो इनके इन्वेंटर्स वहां पे कौन है? सो इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय रॉबर्ट गोडार्ड एंड एमिले बेकलेट इन 1900s, अर्ली 1900s। तो शुरुआत में 1900s की शुरुआत में इन लोगों ने इसका आइडिया वहां पे दिया था। उसके बाद 1984 में यूके द्वारा इसको कॉमर्शियली वहां पे लॉन्च किया गया, और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया हर जगह पे ये वाली चीज ऑपरेटिव है। यहाँ पे वो किस तरीके से काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शनिंग, दे आर यूजिंग द अपोजिट मैग्नेटिक फोर्सेस टू लिफ्ट द ट्रेन ऑफ द ट्रैक। ट्रेन को वहां पे लिफ्ट करने के लिए मैग्नेटिक ऑपोजिट फोर्सेस का यहां पे यूज किया जाता है, विच इज नोन एज मैग्नेटिक सस्पेंशन एंड प्रोपल्शन वाया मैग्नेटिक कॉइल्स। मैग्नेटिक कॉइल्स के द्वारा वहां पे प्रोपोर्शन वहां पे किया जाता है, और इसी तरीके से उसको वहां पे पुश और पुल वहां पे किया जा रहा है। देयर आर टू सिस्टम्स, द वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का यूज करता है, द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जो मैग्नेटिक रिपल्जन और सुपर कंडक्टर्स का वहां पे यूज कर रहे हैं। और 7 सेकंड के अंदर ये 600 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को वहां पे पा सकती है। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस ट्रेन। इसकी डिजाइन किस तरीके से बनाई गई है, तो इट इज डिजाइन, अगर उसकी डिजाइन की अगर हम बात करें, सो इट्स अ स्लिक एरोडायनेमिक नोज विच इज इंस्पायर्ड बाय किंगफिशर बर्ड्स फॉर लो एयर रेजिस्टेंस। जैसे ही किंगफिशर बर्ड्स का अगर आप वहां पे नोज देखते हैं तो वो जिस तरीके का उसका वहां पे शेप रहता है, वैसा ही सेम एरोडायनेमिक्स का यहाँ पे यूज किया गया है ताकि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम वहां पे लगे। सो इट इज लाइक अ फ्रिक्शनलेस, साइलेंट एंड वाइब्रेशन फ्री ट्रेन। और अगर हम सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो इट इज हाईली स्टेबल विथ लो डीरेलमेंट रिस्क। डीरेल होने का रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम है। एनर्जी यहाँ पे बहुत ही कम कंज्यूम होती है। तो हर तरीके से, फ्रिक्शन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, हर तरीके से ये वाली ट्रेन जो है वो बेटर है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहेगी। तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ही बढ़िया है कि प्लेन को भी यहाँ पे रिप्लेस कर देगी, इनोवेशन को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं।
और स्ट्रेटेजी लेवरेज आपको वहां पे मिलती है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क्स है उसके सामने बिल्कुल ही इनकम्पेटिबल है। और वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही हाई पावर्ड मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी एक दिक्कत वाली चीज है। लिमिटेड नेटवर्क रिच, इसको आप बहुत ही लॉन्ग टर्म या फिर बहुत ही लॉन्ग रूट के लिए वहां पे इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये शॉर्ट एंड मीडियम स्ट्रेच तक ये आपको वहां पे थोड़ा सा बेनिफिटेड रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस मैग्लेव ट्रेन। देन आफ्टर एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टेलिस्मेन सेबर। क्या है ये टेलिस्मेन सेबर? तो ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली वहां पे टेलिस्मेन सेबर नाम की एक लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पे शुरू कर दी है। तो बस आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि टेलिस्मेन सेबर कौन शुरू कर रहा है। इट इज डन बाय ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, जहां पे 19 कंट्रीज और 35,000 के आसपास के ट्रूप्स वहां पे इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। और कहां पे हो रही है इस बार की ये वाली एक्सरसाइज? सो इट इज जॉइंटली होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन कोलैबोरेशन विथ यूएसए। और यहां पे इसका मेन एम क्या रहेगा? दैट इज टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कॉम्बैट रेडीनेस अमंग इंडो स्पेसिफिक अलाइज। इंडो स्पेसिफिक वाला जो जोन है उसके अंदर वहां पे कोऑपरेशन को और बढ़ाने वाली ये वाली एक एक्सरसाइज जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने कंबाइनली वहां पे होस्ट की है। और कहां पे चलेगी वाली एक्सरसाइज, उसकी की साइट्स क्या रहेगी? सो शाल वाटर बे विच इज इन क्वीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी के अंदर, जहां पे पहली बार ऐसी कोई एक्सरसाइज हो रही है, एंड मल्टीपल डिफेंस एंड नॉन डिफेंस एरियाज अक्रॉस लैंड, एयर, सी, स्पेस एज वेल एज साइबर डोमेन्स। एक नया डोमेन यहाँ पे ऐड हुआ है, साइबर डोमेन्स। लगभग 19 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पे ऑल क्वेड मेंबर्स विल बी देयर, दैट इज इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और बाकी अलग अलग कंट्रीज जिसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब भी आप ऐसी कोई मल्टीलेटरल आप ऐसी एक्सरसाइज वहां पे चलाते हैं, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो एक तो देखिए कोऑपरेशन वहां पे ऑलवेज बढ़ेगा, ऑपरेशनल रेडीनेस को आप वहां पे टेस्ट कर सकते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस भी आपको वहां पे दिखाई देगा। साथ में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रमोट किया जा रहा है। और अगर इस बार के अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें, सो दीस आर द की फीचर्स ऑफ द सेम। कौन से है यहाँ पे की फीचर्स? सो देखा जाए तो लगभग 35,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स यहाँ पे एंगेज है इस बार। बहुत सी एडवांस सिस्टम्स को यहाँ पे एंगेज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HI मार्स रॉकेट्स। It is the first multinational deployment in PNG. It expands beyond Australian territory. ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी से भी ज्यादा वहां पे बियॉन्ड वहां पे एक्सपांड हो रहा है। और देखा जाए तो लास्ट में वहां पे लिखा हुआ है दैट इज लाइव फायर ड्रिल्स, सो रियलिस्टिक कॉम्बैट सिमुलेशंस विद ब्लैंक एंड लाइव एम्यूनेशन। So that is the main feature of this exercise. तो always ध्यान रखना टेलिस्मेन सेवर किसके द्वारा यहाँ पे इस बार इसको होस्ट किया गया है, that is by Australia along with USA. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। क्या है ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स? तो रिसेंटली कुछ बात अभी कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि इंडिया जो है वो AH-64E दैट इज 64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अभी वहां पे हम रिसीव करने वाले हैं। एंड कौन से कंट्री के पास ये वाले हेलीकॉप्टर्स को लिए जाएंगे? दैट इज फ्रॉम यूएसए, जहां पे वो 15 मंथ का एक डिले हुआ है। बेसिकली ये 15 मंथ पहले आने वाले था और उसके बाद वहां पे कुछ डिले वहां पे चला, और राइट नाउ अब ये वाली चीज इंडिया में आ रही है, दैट इज AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। एंड द हेलीकॉप्टर्स विल बी डिप्लॉयड एट जोधपुर। कहां पे डिप्लॉय होने वाले हैं? जोधपुर, फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अगर इन हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर है क्या? The AH-64E Apache is a multi-role combat helicopter which is developed by
बोइंग, ध्यान रखना इसको बोइंग ने डेवलप किया है। किसके लिए ये डेवलप हुए हैं? फॉर हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर, स्पेशली इन नेटवर्क सेंट्रिक एंड मल्टी डोमेन एनवायरमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड लीथल अटैक हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है और बहुत ही घातक प्रहार करने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स वहां पे जाने जाते हैं। They are developed by Boeing, which is in USA, and it is inducted by US Army since 1984. उसके मेन फीचर क्या रहेंगे? तो यहाँ पे सेंसर ड्रिवन टारगेटिंग वहां पे चलता है। इट इज इक्विप्ड विथ लॉन्ग बो रडार, थर्मल इमेजिंग एंड नाइट विजन। It can detect 256 targets and prioritize 16 threats in seconds. कुछ सेकंड्स में इतने टारगेट्स और इतने थ्रेड्स को वहां पे प्रायोरिटाइज कर सकता है। एडवांस वेपनरीज आपको यहाँ पे पाई जाएगी, हेलफायर मिसाइल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इट इज ऑल वेदर ऑल टराइन रेडी, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे लो विजिबिलिटी हो, चाहे ज्यादा विजिबिलिटी हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड हो, कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर ये वाले हेलीकॉप्टर्स जो है वो डिप्लॉय होने के लिए वहां पे रेडी है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज एन एनहांस्ड सर्वाइवेबिलिटी, दे आर क्रैश रेजिस्टेंट फ्रेम, defensive air suits and redundant system and IR suppression for better battlefield survivability. इन शॉर्ट जो भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है उसकी सर्वाइविलिटी के ऊपर भी वहां पे थोड़ा सा फोकस किया गया है। एंड एक्सटेंडेड रीच विंग माउंटेड फ्यूल टैंक्स enable longer endurance and persistent pressure in the large conflict zones। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो किस तरीके से हमारे देश में वाले हेलीकॉप्टर्स वहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो डेफिनेटली हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है इसको थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, आर्मी एविएशन को और वहां पे मॉडर्नाइजेशन वहां पे मिलेगा, एंड इंटरऑपरेबिलिटी विद द अलाइज, क्योंकि ये यूएसए के साथ हमारे जो रिलेशंस है उसको वहां पे और बेटर करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस हेलीकॉप्टर्स। हाई प्रिसीजन लो कोलेटरल वॉरफेयर एंड इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज। ये इंडिया यूएस के बीच में जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इसको वहां पे सिंबलाइज कर रहा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस अपाचे हेलीकॉप्टर्स AH-64E। And now the last topic, and that is about लोक सभा डिजिटल अटेंडेंस। लोक सभा के अंदर डे बाय डे वहां पे कुछ ना कुछ नया डिजिटल इवोल्यूशन वहां पे हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग है कुछ बातें। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली वहां पे नया लोकसभा का सेशन, मॉनसून सेशन हो चुका है वहां पे शुरू फ्रॉम जुलाई 21। एंड यहाँ पे सबसे पहली बार जितने भी एमपीज है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, द एमपीज हैव डिजिटली मार्क्ड अटेंडेंस फ्रॉम देयर सीट्स। खुद की सीट पे बैठ के उन्होंने अपनी अटेंडेंस को वहां पे मार्क किया है बाय यूजिंग न्यू मल्टीमीडिया डिवाइस सिस्टम। उनकी सीट के अंदर वहां पे एक नया डिवाइस वहां पे अटैच किया गया है, दैट इज मल्टीमीडिया डिवाइस, और इस सिस्टम का यूज करके अपनी सीट पे बैठे बैठे उन्होंने वहां पे डिजिटली अपने अटेंडेंस को मार्क की है। सो दैट इज द होल न्यू सिस्टम। द सिस्टम इज अ सीट बेस्ड, अपनी सीट पे ही बैठे बैठे डिजिटल अटेंडेंस मैकेनिज्म व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा, enabling the member of parliaments to register their presence directly through biometric और PIN verification via this device, जो हर एक सीट के ऊपर आपको वहां पे मिलता है, तो आप वहां से डायरेक्ट अपने अटेंडेंस को वहां पे लगा सकते हैं। और किसने इसको डेवलप किया है? दैट इज बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट। और ये कैसे काम करेगा? तो ये जो एमएमडी टर्मिनल्स है वो हर एक एमपी की सीट के पास वहां पे लगाए हुए हैं, जहां पे आप बायोमेट्रिक थंब का भी यूज कर सकते हैं, पिन नंबर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपना जो आई कार्ड, उनको जो स्मार्ट कार्ड उनके पास होता है, आप उसको वहां पे डायरेक्ट वहां पे टैप करते हैं। तो थोड़ा सा और वहां पे डिजिटाइजेशन को बढ़ाने की है कुछ बातें। पहले देखा जाए तो पूरी वो पेपर वाली सिस्टम यहाँ पे चलती थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो पूरा पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगा, रियल टाइम रिकॉर्डिंग वहां पे चलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अटेंड नहीं कर रहा है अगर लोकसभा के सेशंस को, तो वो वहां पे इन रियलिटी इन द रियल टाइम उसको मॉनिटरिंग वहां पे की जाएगी। टाइम सेविंग्स है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का वहां पे यूज है, एंड हाइब्रिड फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल है? क्योंकि द सेम डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर
एक्सेसिस एजेंडा पेपर्स एंड सेशन डिटेल्स। तो एक हाइब्रिड फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक यहाँ पे नया डिवाइस जो लोकसभा में हुआ इंट्रोड्यूस, एंड दैट इज ऑल अबाउट दैट। तो इसे बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी है वहां पे और बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो डिजिटल गवर्नेंस वाला कंसेप्ट है वो वहां पे और बेटर वहां पे रहेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर लेक्चर। जाते जाते वापस एक बार बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एंड गांधीनगर जो कि गुजरात में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करवाती है सिविल सर्विसेज की, हमने नई बैचेस की ऑलरेडी वहां पे शुरुआत कर दी है फ्रॉम 10th of July, and from the next month we are also about to launch some new batches. So अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है, so you can contact on this number that is for Ahmedabad and this number is for Gandhinagar. So we have started batches in both the languages Gujarati as well as English. तो आप अगर किसी भी लैंग्वेज में प्रिपरेशन करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और आज ही पूरी एग्जाम की वहां पे डिटेलिंग ले, फ्री काउंसिल को वहां पे एंजॉय करें, फ्री डेमो सेशंस वहां पे देखे कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन हमारे क्लास के अंदर होती है, एंड पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। सो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।